देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जब कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के बाद उसके अंदर से डिफरेंट किस्म की रेडिएशन एमिट हो सकती हैं। उन रेडिएशन को रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस के न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होने के बाद अपने अंदर से डिफरेंट रेडिएशन जो एमिट करता है, तो ये डिफरेंट रेडिएशन एमिट करके फिर से स्टेबल होने का प्रोसेस, ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, सर जी जी, ये वाला नहीं आ रहा ये टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। नहीं है। नो सर। चलें, अच्छा नहीं दिया तो मैं जल्दी जल्दी में करवा देता हूँ, क्योंकि आगे हाफ लाइफ हो गई कि नो हाफ लाइफ भी नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? नो सर, पता नहीं सर। चलें, इस तरह करेंगे, मेरी बात सुने। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाऊँगा, लेकिन इसको समझ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सर। या आपके आगे एंट्री टेस्ट के हवाले से फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये ओके सर। टॉपिक्स अगर क्लियर ना हो तो एंट्री टेस्ट में तो किसी किस्म का सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला, और फिर वहाँ पे आपके लिए मसला बना। यस सर। इसलिए इनको समझ लें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा-थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, क्या मैं बता रहा था कि जब भी कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के बाद अपने अंदर से डिफरेंट रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। वो डिफरेंट रेडिएशन क्यों एमिट करता है? फिर से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप कर दूँ, ये देखिए, ये मार्कर अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो वापस नीचे आता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जिस प्लेस पे मैंने इसको रखा हुआ है, यहाँ पे इस पोज़ीशन पे ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नीचे मूव करता है। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करके, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करके। ठीक है? तो इस यूनिवर्स में हर चीज़ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो न्यूक्लियस भी ऐसे ही है कि जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो भी अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। तो ये अपने अंदर से डिफरेंट रेडिएशन एमिट करके फिर से स्टेबल होने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, जब रेडियो एक्टिविटी होती है, तो 3 किस्म की रेडिएशन एमिट होती हैं। उनके नाम हैं अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। पहली होती है अल्फा रेडिएशन, दूसरी होती है बीटा रेडिएशन, और तीसरी होती है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन, ठीक है? अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि एटम के अनस्टेबल होने से मुराद क्या है? एटम की या न्यूक्लियस की, सॉरी, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी को हम किन बेसिस पे जज कर सकते हैं? किन बेसिस पे न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी डिसाइड होती है? तो जब भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 82 से क्रॉस करता है, एटॉमिक नंबर जब भी किसी भी न्यूक्लियस का 82 से क्रॉस करता है, तो अब वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। अब वो किसी भी वक़्त अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर सकता है। ये बात लाज़मी नहीं है कि जैसे ही एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर जाएगा तो रेडिएशन को लाज़मी एमिट करेगा ही। ये कतई लाज़मी नहीं है। इस चीज़ के सिर्फ चांसेस पैदा हो जाते हैं कि जब 82 से अबव जाएगा, तो अब वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर सकता है किसी भी वक़्त। ठीक है? तो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी डिसाइड होती है एटॉमिक नंबर 82 की बेस पे। जब एटॉमिक नंबर 82 से क्रॉस करते हैं, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। जब 82 से कम होते हैं, तो वो सब न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। अच्छा, सवाल फिर ये पैदा होता है कि 82 से जब एटॉमिक नंबर क्रॉस होता है, तो ऐसा क्या होता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है? तो सिंपल सी बात है, असल में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, उनके दरमियान रिपल्शन होती है। ये बात हमें पहले से पता है। तो जब उनके दरमियान रिपल्शन होती है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने शुरू हो जाए न्यूक्लियस में, तो डेफिनिटली रिपल्शन भी बढ़ती चली जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्शन बढ़ती जा रही है। फिर एक लिमिट ऐसी आती है कि जब एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर जाता है, तो अब रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब न्यूक्लियस काफ़ी हद तक अनस्टेबल हो चुका होता है। अब उसके रेडिएशन एमिट करने के चांसेस बढ़ चुके होते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल ये पैदा होता है कि एटॉमिक नंबर जब 82 से कम है, तो रिपल्शन तो उस वक़्त भी है, उस वक़्त वो अनस्टेबल क्यों नहीं हुआ? तो जवाब ये है, कल परसों मैंने आपको बताया था दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, कि एक ऐसी फोर्स होती है न्यूक्लियस में जिसका नाम होता है दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो प्रोटॉन के दरमियान इस रिपल्शन को ओवरकम करती है और उस न्यूक्लियस को बना के रखती है, उस न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की पावर कम होती चली जाती है, और प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वो बढ़ती चली जाती है। तो जब एटॉमिक नंबर 82 से क्रॉस करता है तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे ओवरकम करना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और अब अपने अंदर से वो डिफरेंट रेडिएशन एमिट कर सकता है किसी भी वक्त। मैं फिर बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि 82 क्रॉस करते ही वो रेडिएशन एमिट करेगा, ये लाजमी नहीं है। इसके चांसेस हैं कि 82 से जब अबव जाएगा एटॉमिक नंबर तो अब वो रेडिएशन एमिट कर सकता है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है कि न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर से डिफरेंट रेडिएशन का एमिट करना, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी की रीजन मैंने आपको बता दी, क्यों रेडियो एक्टिविटी होती है कि न्यूक्लियस क्यों अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो अपनी अनस्टेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो रेडिएशन एमिट करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब रेडियो एक्टिविटी हो जाती है, यानी जब न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को एमिट कर देता है, तो क्या वो न्यूक्लियस जिस नेचर का था उसी नेचर का न्यूक्लियस रहेगा? मिसाल के तौर पे अगर वो यूरेनियम का न्यूक्लियस था तो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर देने के बाद क्या वो यूरेनियम ही रहेगा या उसकी नेचर चेंज हो जाएगी? तो जवाब है उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? बिल्कुल क्लियर सी एग्जांपल आपके सामने। ये अगर मैं इसका आपको इसको जो है रिएक्शन की फॉर्म में अगर मैं लिख के दिखाऊं, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस फॉर्म में, तो ओरिजिनल न्यूक्लियस जो था उसका एटॉमिक नंबर था ए और सॉरी उसका मैथ नंबर था ए और उसका एटॉमिक नंबर था जी। लेकिन जैसे ही इसने अपने अंदर से अल्फा रेडिएशन एमिट की, देखिए जैसे ही अपने अंदर से अल्फा रेडिएशन एमिट करेगा तो अब क्या होगा? अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, एक अल्फा पार्टिकल उसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, अल्फा पार्टिकल जो होता है इसमें टू प्रोटॉन्स होते हैं और टू न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल में टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन होते हैं तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर है 2। तो जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर जी से क्या हो जाएगा? Z-2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथ नंबर क्या होगा? देखिए अल्फा पार्टिकल में टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, तो मैथ नंबर इसका 4 है। तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मैथ नंबर A-4 हो जाएगा, यानी 4 कम हो जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो अल्फा पार्टिकल ये साथ में हमें मिल गया, ये लिख दिया मैंने अल्फा पार्टिकल। इसे अल्फा पार्टिकल ही कहा जाता है। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम के न्यूक्लियस में वाकई दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ में हमें कुछ एनर्जी भी मिलेगी। तो ये आपने देख लिया कि जैसे ही किसी भी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, Z से Z-2 हो गया। और हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस की नेचर एटॉमिक नंबर की बेस पर डिसाइड होती है। जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हुआ न्यूक्लियस की नेचर बदल गई। तो इसलिए अब ये न्यूक्लियस पहले वाली नेचर का नहीं रहा, और यहाँ पे मैं बल्कि मिस्टेक भी कर चुका हूँ। जब वो एक्स था तो अब जब नेचर चेंज हुई तो दोबारा एक्स नहीं लिखेंगे, अब ये चेंज हो गई, इसको मैं वाई लिखूंगा ऐसे, समझिए, क्योंकि नेचर जो बदल गई है तो पहले वाला नाम दोबारा नहीं हो सकता। अब अगर प्रॉपर इसकी एग्जांपल देखनी है तो वो यूरेनियम है, यूरेनियम 230, अपनी बुक में जो एग्जांपल है 235 है, 238 है, जो भी है वो बुक वाली में यूज कर लेता हूँ, 238 है और इसका एटॉमिक नंबर है 92। तो जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मैथ नंबर 4 कम हो जाएगा, और मैथ नंबर क्या, और इसकी नेचर चेंज होगी, यूरेनियम से थोरियम में कन्वर्ट हो गया। तो मैथ नंबर कितना हो गया? 234, मैथ नंबर हो गया 234 और एटॉमिक नंबर हो गया 90, और ये साथ में अल्फा पार्टिकल, ठीक हो गया जी। तो ये आपने देख लिया कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियस की नेचर चेंज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो भी न्यूक्लियस की नेचर चेंज होगी, ये नहीं कि आप नेचर सेम रहेगी। देखें जरा, अगर फिर से मैं लेता हूं XAZ, अब अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है, और बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात याद रखनी है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर अब एक इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें जरा, एटॉमिक नंबर हो गया A से A+1, जबकि मैथ नंबर सेम रहेगा। क्यों मैथ नंबर सेम रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 0 कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बहुत कम मैस होता है इलेक्ट्रॉन का।
तो इलेक्ट्रॉन का मास जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होता है, कितना कम होता है, 1846 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है। तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रॉन की मास को जीरो कंसीडर किया जाता है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन का मास जीरो कंसीडर किया गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इसके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये होना चाहिए था, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसके मास पे किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई, इसलिए मास नंबर जैसा था वैसे का वैसे ही है। अलबत्ता एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इसलिए असल में इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे, इसकी तरफ आए। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन ब्रेक करते हैं, और वो न्यूट्रॉन जब ब्रेक करते हैं तो एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, ये आ गया न्यूक्लियस से बाहर, लेकिन वो जो प्रोटॉन बना, वो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया। तो देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ज्यादा हो गया ना, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसलिए एटॉमिक नंबर G से G+1 हो गया। समझ आ गई? और ये साथ में मैंने ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये -1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, पता नहीं कैसे लिखा, ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, जो भी है ये देखें, ये ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो अब जरा देखें क्या होगा। फिर से यही, अच्छा फिर वही मिस्टेक मैंने कर दी, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें एक दफा फिर, अब इसमें से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से देखें अब क्या फर्क पड़ेगा इस पे, अब इसका मैथ नंबर जो है वो कम, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा और मैथ नंबर फिर सेम रहेगा। फिर उसी तरफ मैं आता हूँ, मैथ नंबर क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैथ 0 कंसीडर किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी गया तो मैथ नंबर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अलबत्ता एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया। अब एटॉमिक नंबर 1 कम क्यों हुआ, इसलिए कि जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम पॉजिट्रॉन भी होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है पॉजिट्रॉन, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन असल में कैसे निकलता है, वो प्रोटॉन के टूटने से निकलता है, प्रोटॉन डिके करता है, प्रोटॉन खत्म होता है न्यूक्लियस के अंदर से। तो जब न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन खत्म हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक कम हो गया ना, इसलिए एटॉमिक नंबर G से G-1 हो गया, ठीक होगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ऊपर अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, यहाँ बीटा पार्टिकल निकल रहा है, और दोनों केसेस में, एक केस में नेगेटिव बीटा पार्टिकल और दूसरे में पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकले। तो बीटा पार्टिकल के निकलने से भी एटम का एटॉमिक नंबर देखें दोनों केसेस में चेंज हो रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो वंस अगेन एटम की नेचर चेंज हो जाएगी। तो आपने देख लिया दोनों केसेस, चाहे वो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं चाहे बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, एटम की नेचर चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका फिर यह मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिविटी जब होती है, रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल के निकलने से एटम की नेचर चेंज हो जाती है, एटम अपनी नेचर चेंज कर लेता है, अब वो पहले वाला एटम नहीं रहता। समझ आ गई बात की? हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? एक मिनट, मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। ठीक होगा? अच्छा, मजीद आप जरा देखें गैमा रेडिएशन जो है, क्योंकि 3 किस्म की रेडिएशन होती हैं, अल्फा बीटा गैमा। तो गैमा रेडिएशन जब जब निकलती हैं तो एटम की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैमा रेडिएशन सिंपली एक फोटोन होता है, लाइट का फोटोन होता है। तो सिंपली लाइट निकलती है और एटम जो है स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं काफी हद तक। तो गैमा रेडिएशन के निकलने से एटम की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर जैसी होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके। असल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये क्या होती है, आसान सा ही कॉन्सेप्ट है, ये भी कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं। ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ये जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है, जब भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, गामा नहीं सॉरी
अल्फा या बीटा रेडिएशन निकलती हैं, तो एटम अपनी नेचर चेंज कर लेता है। तो जब एटम ने अपनी नेचर चेंज कर ली, तो ये प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, देखें अनस्टेबल न्यूक्लियस है यूरेनियम, ये कन्वर्ट हो गया थोरियम में। तो जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक पहले से ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस जो है ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, वर्डिंग ऑलमोस्ट इसी तरह की होगी, मिलती जुलती ही। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस into a more stable daughter nucleus is called nuclear transmutation। ठीक है, यस पूरे टॉपिक में इसी को बस डिस्कस किया, और कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है जी। मुझे बताएं, क्लियर है ये टॉपिक?